वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम चैनल पर एक और नया सीरीज चलाने चाह रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा है राज्य दर्शन। इसमें हम भारत के जितने भी प्रत्येक राज्य हैं सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसके अलावा राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क वगैरह, वहाँ की सारे जीआई टैग्स वगैरह की इस राज्य में कितने जीआई टैग हैं। इसके अलावा राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी रहती है मैं आपको एक ही वीडियो में देने जाऊंगा। तो हम प्रत्येक दिन अलग अलग राज्य के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और अपने दोस्तों को के साथ शेयर करना है। साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल रहने वाला है। एक ही वीडियो में आपको उस राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ लग जाएगी। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको ये काम आएगा और आपका जनरल नॉलेज, जो बेसिक जनरल नॉलेज होता है, उसको भी आगे बढ़ाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टेट सीरीज राज्य दर्शन, जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य को। किसको? उत्तर प्रदेश राज्य को, क्योंकि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक महत्व रखता है, इसलिए हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आप वीडियो में देख रहे हैं मैप, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो ये हमारा कौन सा राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश। तो आज का राज्य दर्शन कौन सा रहने वाला है? उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला है। दोस्तों चलिए मैं आपको भारत के नक्शे में पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, ये हमारे पूरा भारत का नक्शा हो गया है, जिसमें जो आप ये देख रहे हैं गहरे पीले रंग से ये मैंने उत्तर प्रदेश राज्य को अंडरलाइन कर दिया है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। इसकी लोकेशन आप मैप में देख कर अंदाज लगा सकते हैं कि उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हो जाएंगे हिमाचल हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, फिर दिल्ली आ जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसके साथ ही इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये नेपाल देश हो गया। चलिए हम एक और रिपीट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा बांधने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उसमें हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो टोटल दोस्तों ये 9 राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये भी जीके का फैक्ट है, आप इसको याद रखें। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है लखनऊ। और यहाँ की जो न्यायिक राजधानी यानी कि यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों इलाहाबाद में है, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और यहाँ के हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1869 में। कब? 1869 में यहाँ के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? तो वो था हमारा यूनाइटेड प्रोविंस। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो आप इसकी स्थापना डेट याद रखें, इंपोर्टेंट है, 24 जनवरी 1950। और पुराना नाम क्या था? वो था यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री देखते हैं तो आप सभी जानते होंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है हमारी आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे न्यायमूर्ति राजेश बिंदल साहब। तो ये न्यायमूर्ति राजेश बिंदल साहब। और मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है या मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप इंपोर्टेंट इनको याद रखिए। अगला दोस्तों है कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है। तो यहाँ का जो विधानमंडल है द्विसदनीय। किस प्रकार का है? द्विसदनीय, यानी जैसे हमारे संसद में नहीं है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार पे यहाँ पे एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। तो पहले हम उच्च सदन को यहाँ पर क्या बोलते हैं? विधान परिषद। जो उत्तर प्रदेश का उच्च सदन है उसको बोलते हैं विधान परिषद। और यहाँ पर सीटें कितनी है? तो वो है 100 सीटें। कितनी? 100। इसके बाद अगर हम विधानसभा की बात करें, जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं, तो वो हमारा विधानसभा हो जाएगा। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 403 सीटें हैं। तो विधान परिषद की 100 सीटें हो जाएगी और विधानसभा की हो जाएगी 403 सीटें। अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, उस हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट भी है और लोकसभा की सीट भी है। इसलिए जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सरकार का रास्ता कहाँ से जाता है? हो जाता है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की यहाँ टोटल सीट हो जाएगी 31। कितनी? और लोकसभा की हो जाएगी 80 सीटें। पूरे देश में इससे ज्यादा सीटें किसी भी राज्य में नहीं है। राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और विधानमंडल कितना है? द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप याद रखें, ये अपनी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं। अगला दोस्तों हम जनसंख्या देखते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना कारण नहीं हुई। अब 22 से 23 में होने की संभावना है। तो अभी हम 2011 के ही आंकड़े देखेंगे। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार यहाँ पर है 24 करोड़। कितनी? 24 करोड़ 10,66,874 यहाँ पर जनसंख्या उस समय रिकॉर्ड दर्ज करी गई थी 2011 में। कितनी? 24 करोड़
10,66,874। साक्षरता की बात करें यहाँ की शिक्षा दर कितनी है 2011 के अनुसार ही, तो वो है 67.68%। कितनी? 67.68%। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। 67.68 परसेंटाइल यहाँ पर क्या है, साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। लिंगानुपात की बात करें अगर हम प्रति 1000 फीमेल सेक्स रेशो की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये भी 2011 के आंकड़े हैं। तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष उत्तर प्रदेश का क्या है, सेक्स रेशियो है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाषाएं, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, यहाँ की राजभाषा क्या है। तो यहाँ की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रमुख हिंदी भाषी राज्य है, तो यहाँ की राज्यभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी। इसके अलावा अतिरिक्त यहाँ की उर्दू भी एक और आधिकारिक भाषा है। क्या है? उर्दू। प्रमुख राजभाषा हिंदी है, इसके अतिरिक्त एक और आधिकारिक भाषा है, वो है उर्दू। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मातृभाषाएं भी हैं, या जिनको हम बोलियां बोल सकते हैं, तो वो है अवधी, बंगेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौज और कोरवी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। मातृभाषा कितनी है? टोटल यहाँ पर 7 मातृभाषाएं, जिनमें अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और कोरवी प्रमुख है। तो यहाँ का उत्तर प्रदेश की ये भाषाएं हो गई। अगली स्लाइड है हमारी यहाँ का राजकीय चिन्ह, ये जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो यहाँ का राजकीय चिन्ह है, हर राज्य का एक अपना राजकीय चिन्ह होता है। तो ये 1938 में अंकित किया गया था, यानी कि जब इसको 1938 में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह माना गया था, यानी 1938 में इसको अंगीकृत किया गया था। चिन्ह आप देख सकते हैं, सिंपल है, गोल वर्गाकार है, गोल राउंड में है, सॉरी व्रत आकार का है, वर्गाकार नहीं है, व्रत आकार का है, गोल सर्कल में, जिसमें 2 मछलियां बनी हुई हैं, एक बीच में धनुष बाण है और ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, और 2 यहाँ पर तारे भी इन्होंने दिखाए हैं। तो यहाँ का चिन्ह है जिसमें 2 मछलियां, एक धनुष बाण है और 2 तारे, और ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार। उसका आकार कैसा है? इसका आकार है व्रत आकार का, यानी कि राउंड वाला, वर्ग आकार। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ के राजकीय पक्षी, पेड़, पुष्प वगैरह देखते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कभी कुछ समय एग्जाम हुई तो उसमें हरियाणा का पूछ लिया था। तो हम सभी राज्यों की बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, जो कि सारस या क्रोंच है। क्या है दोस्तों? सारस या क्रोंच। आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है, सारस। देख सकते हैं आप, इसकी लाल गर्दन है, विशेष पहचान, और इसके पतले पैर हैं, और ये यहाँ का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच। राजकीय हम पेड़ की बात करें दोस्तों, यानी कि स्टेट ट्री की बात करें तो वो है अशोक का पेड़। आपने देख रखे होंगे, इजीली दिख जाते हैं, अशोका का ट्री, तो ये अशोक। राजकीय पुष्प की बात करें हम तो वो है पलाश या टेसू। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पलाश या टेसू। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, खाकरा भी बोल देते हैं, खाकरा। तो इसका राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, पलाश या टेसू। राजकीय अगर हम पशु की बात करें, यानी कि स्टेट एनिमल की, तो वो हो जाएगा हमारा बारहसिंगा। क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि बारहसिंगा एक और किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो आप अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि बारहसिंगा किस उत्तर प्रदेश के अलावा किस राज्य का स्टेट एनिमल है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं संभागों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल कितने संभाग है? 18। कितने संभाग है? 18। और उत्तर प्रदेश में संभागों को मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल। और जिलों को बोलते हैं जनपद। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 18 संभाग है और जिलों की संख्या कितनी है? 75, यानी कि 75 यहाँ पर जिले हैं। आगे हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताऊंगा कि किस मंडल में कितने जिले आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें, और जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। अगर सबसे बड़े महानगर की हम बात करें तो लखनऊ, कानपुर और आगरा यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। क्या है? यानी सबसे बड़े महानगर कौन से यहाँ पर? लखनऊ, कानपुर और आगरा है। तहसीलों की संख्या बात करें अगर हम तो कितनी है? 351। कितनी है? 351, जो कि 2020 के अनुसार है। तो तहसीलों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 351, जिलों की संख्या 75 और संभागों की संख्या 18। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की बात करें हम तो वो है कितनी? 55, क्योंकि उत्तर प्रदेश दोस्तों बहुत बड़ा है, 24 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, तो विश्वविद्यालय भी सर्वाधिक होंगे। तो यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय? टोटल 55 विश्वविद्यालय हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? याद रख सकते हैं आप, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। कितने? पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम नंबर पर है, यानी कि पहले नंबर पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज कितने? 4th नंबर पर है। चलिए अब हम देखते हैं टॉप 5 स्टेट हमारी कौन कौन सी है। तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सॉरी राजस्थान हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। दूसरा हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और पांचवा क्या हो जाएगा? गुजरात। तो ये टॉप 5 भी आप याद रख सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। थोड़ा हम दोस्तों यहाँ की जियोग्राफी, भूगोल के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि यह राज्य का संपूर्ण राज्य दर्शन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा मोटा मोटी इस राज्य के बारे में पूरा अंदाजा हो जाएगा। चलिए देखते हैं भूगोल। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जैसा मैंने आपको वीडियो शुरू होने के टाइम में बताया था कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक लोकेशन क्या है? उत्तर पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर
चलिए और देखते हैं, प्रदेश के उत्तर एवं पूर्वी भाग की तरफ क्या है, पहाड़ तथा पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान है। क्योंकि दोस्तों पूर्व में हिमालय के पहाड़ हैं, तो प्रदेश के उत्तर एवं पूर्वी भाग की तरफ क्या है, पहाड़ है, और पश्चिम एवं मध्य भाग में क्या है, मैदान है। और उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश को 3 भूगोलीय भूभागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा उत्तर में हिमालय, क्या हो जाएगा, उत्तर में हिमालय। मध्य में गंगा का मैदानी भाग, क्या हो जाएगा, मध्य में गंगा का मैदानी भाग। और तीसरा हमारा हो जाएगा दक्षिण में विंध्याचल क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक भूभाग में बांटा गया है। तो पहला हमारा उत्तर में हिमालय, मध्य में गंगा का मैदानी भाग, और तीसरा है दक्षिण में विंध्याचल क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किसी भी राज्य के लिए नदियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नदियां हमें पीने का पानी उपलब्ध करवाती है, साथ ही सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध करवाती है, क्योंकि बहुत सारी अनेक नहर वगैरह नदियों से निकलती है। और प्रमुख काम क्या है, सिंचाई। सिंचाई के अलावा पीने का पेयजल भी हमें नदियां उपलब्ध करवाती है। तो किसी भी राज्य के लिए नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए नदियां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें पता ही होगा आप सभी को, गंगा बहुत फेमस है। गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि प्रमुख नदियां हैं। जिनमें से मेन 2 अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें तो हमारा हो जाएगा, एक तो गंगा, क्या हो जाएगा, गंगा, और दूसरा हो जाएगा यमुना। दोनों यहाँ की बहुत ही प्रमुख नदियां हैं, क्योंकि इन्हीं की सही सिंचाई होती है, इन्हीं से अधिकतर पेयजल मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां वैसे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रमुख नदी की बात करें तो गंगा और यमुना। और सारी मैंने आपको बताई दी है, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती और सोन। इसके अलावा दोस्तों सरयू नदी भी है, जहां पर अयोध्या स्थित है, तो वो भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारी दोस्तों प्रमुख नदियां हो गई। उत्तर प्रदेश के हम दोस्तों मिट्टी की बात करते हैं, सोइल की, वो किस प्रकार की है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका है। तो अगर आप प्रश्न आए कि उत्तर प्रदेश की किस प्रकार की मृदा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा दोस्तों अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतः मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण राज्य के कुछ क्षेत्रों में क्या है, घने जंगल भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार की हो गई दोस्तों, जलोढ़ प्रकार की है। क्योंकि आपको पता होगा कि गंगा नदी का सर्वाधिक प्रवाह तंत्र उत्तर प्रदेश में ही है, जो ऊपर से पहाड़ों से मिट्टी को कटाव के रूप में अपर्दन करके बहा कर लाती है, और यहाँ पर विशाल जो मैदान है उनमें प्रवाहित कर देती है। तो उसी कारण यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की, जलोढ़ मिट्टी है। कुछ जगह कंकरीली है, कुछ जगह इसमें महीन रेत है। तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए अगला हमारा स्लाइड हो जाएगा जलवायु। अब हम उत्तर प्रदेश की जलवायु देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो पूरे भारत की ही जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, और अगर हम राज्य में देखें तो प्रत्येक राज्य की जलवायु भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी ही है। तो इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगर प्रश्न आ जाए किसी परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको क्लिक करना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर। चलिए कुछ और हम चर्चा करते हैं। राज्य में औसत तापमान जनवरी में कितना रहता है, 12.5 डिग्री से लगाकर 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कब जनवरी की बात करें, यानी कि उस समय शीतकाल रहता है देश में, तो राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.5 डिग्री से 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जबकि मई जून इस समय गर्मी पड़ती है और लू भी चलती है। जबकि मई जून में 27.5 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहता है। तो जनवरी में यहाँ का तापमान 12.5 से 17.5 रहता है, और मई जून में कितना रहता है, 27.5 से 32.50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद दोस्तों हम बारिश की बात करेंगे यहाँ पर, तो पूर्व से हम देख रहे हैं 1000 मिमी से 2000 मिमी, यानी कि, और पश्चिम में 610 से 1000 मिमी की ओर वर्षा कम होती है। यानी कि दोस्तों पूर्व में वर्षा अधिक होती है और पश्चिम आते हैं थोड़ी वर्षा कम हो जाती है। राज्य के लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। किस प्रकार के मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य में 90% वर्षा होती है, जो कि जून से सितंबर तक होती है। कब होती है, जून से सितंबर तक। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्षा काल क्या है, जून से सितंबर के महीने में यहाँ पर वर्षा होती है। और वर्षा के इन 4 महीनों में होने के कारण बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले देख लिया स्लाइड में, गंगा, यमुना, घाघरा, सोन, गोमती, सरयू आदि बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो उनके कारण कहीं ना कहीं बाढ़ आने का खतरा भी रहता है। तो वर्षा के इन 4 महीनों में वर्षा होने के कारण बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, जिससे खासकर राज्य के पूर्वी हिस्से में फसल, जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। क्योंकि दोस्तों पूर्व में 1000 मिमी से 2000 मिमी तक बारिश होती है, तो खतरा भी उन्हीं उसी क्षेत्र को रहेगा, जिससे खासकर राज्य के पूर्वी हिस्से में फसल, जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही मानसून की लगातार विफलता के परिणाम स्वरूप सूखा भी पड़ता है और फसल को नुकसान होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एक तरफ जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके अलावा दोस्तों कुछ इधर बिहड़ भी है चंबल के, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, न्यूनतम वर्षा होती है, और वहाँ पीने के पानी की बेसिक समस्या भी रहती है। तो ये यहाँ की जलवायु हो गई किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब दोस्तों थोड़ा हम उत्तर प्रदेश के वनस्पति और प्राणी विज्ञान के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पतियां और वहाँ पर प्राणी जीवन किस प्रकार का है।
तो राज्य में वन मुख्यतः दक्षिणी उच्च भूमि पर केंद्रित है। कहाँ पर? दक्षिणी उच्च भूमि पर वन केंद्रित हैं, जो कि ज्यादातर झाड़ीदार है। किस प्रकार के झाड़ीदार है? यानी कि बड़े विशाल पेड़ नहीं है जिनकी हाइट अच्छी हो, झाड़ीदार प्रकार के यहाँ पर क्या है, वनस्पतियां हैं। इसके अलावा हम देखें तो विविध स्थलाकृति और जलवायु के कारण इस क्षेत्र का प्राणी जीवन समृद्ध है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, हाथी, जंगली सुअर, घड़ियाल के साथ साथ कबूतर, फाख्ता, जंगली बदक, तीतर, मोर, कंठ पोड़वा, नीलकंठ और बटेर पाए जाते हैं। तो यहाँ के ये जंगली जीव हो गए हैं, जिसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी प्रमुख है। और पक्षियों में बात करें, जंगली बदक, तीतर, मोर, कंठ पोड़वा, सारस और क्रोंच, जो कि यहाँ का राजकीय पक्षी भी है, तो ये प्रमुख हो गए हैं। और कई प्रजातियां जैसे गंगा के मैदान में सिंह, तराई के क्षेत्र में गेंडे विलुप्त हो चुके हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सरकार ने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा अभ्यारण्य सहित कई अभ्यारण्यों की स्थापना करी है। तो आगे की स्लाइड में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट है कि गंगा के मैदान से सिंह, आपको पता होगा सिर्फ सिर्फ गुजरात के गिर तक ही सीमित रह गए हैं, और तराई क्षेत्र से गेंडे भी अब विलुप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का वनस्पति एवं प्राणी जीवन था। चलिए आगे की स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। दोस्तों रामसर साइट आपके बारे में अच्छे सुना होगा आपने, कभी हम रामसर साइट के ऊपर एक पूरा विस्तृत वीडियो बनाएंगे, तो आप फिर भी इस वीडियो में देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल 10 राम स्थल है जिनके हम बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर कोई रामसर स्थल घोषित हुआ था तो वो हुआ था ऊपरी गंगा नदी राम स्थल। कौन सा? ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल। दूसरा हमारा हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा है हमारा सांडी पक्षी अभ्यारण्य। क्योंकि दोस्तों जो हमारे रामसर साइट होते हैं वो एक तरह के वेटलैंड होते हैं, जहाँ पर थोड़ा तालाब हो, थोड़ी दलदली भूमि हो, और इस प्रकार के आवास में अधिकतर पक्षी रहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जो हमारे पक्षी अभ्यारण्य हैं उन्हीं को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो तीसरा हमारा हो जाएगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य। चौथा हो जाएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। पांचवा है हमारा समन पक्षी अभ्यारण्य। तो आप थोड़ा स याद रखें, सांडी, समसपुर और समन। इसके अलावा हमारा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ का क्या है, प्रमुख रामसर स्थल है। अगली स्लाइड पर हम और देखने वाले हैं। तो फिर है सरसई नावर झील, ये भी एक रामसर स्थल है। सुर सरोवर रामसर स्थल, हैदरपुर वेटलैंड, और इसके अलावा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये टोटल यहाँ की 10 रामसर साइट है। आप अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ के सुना दी, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पूरे भारत देश में सर्वाधिक रामसर स्थल किस स्टेट के पास है या किस राज्य में? अगर आपको जवाब पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में। अगर आपको मैं थोड़ा हिंट दूं तो उस राज्य में टोटल 14 कितने हैं? 14 रामसर साइट है। तो अगर आपको पता हो आप आइडिया लगा सकते हैं और कमेंट में जवाब जरूर दें, 14 रामसर स्थल किस राज्य में है। अगला दोस्तों हमारा हो गया उत्तर प्रदेश टाइगर रिजर्व। अगर दोस्तों हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व आपको पता होगा कि ये पर्यटन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जहाँ भी टाइगर रिजर्व होता है तो वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आते हैं, देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटक आते हैं। और किसी भी क्षेत्र में जब पर्यटक आते हैं तो वहाँ प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक आने लग जाती है, क्योंकि पर्यटक आएगा तो रहेगा भी सही, खाएगा भी सही। तो उससे दोस्तों वहाँ पर वो एरिया विकसित भी होता है और पर्यटन भी बढ़ता है। तो उत्तर प्रदेश में हम टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व था वो था दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा दोस्तों हमारा हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और चौथा जो कि प्रस्तावित बनने वाला है बहुत जल्दी, वो है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने वाला है। किसको? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने वाला है। और जो ये चित्रकूट में, कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में चार क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो जिसमें प्रमुख कौन सा? हमारा टाइगर, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में बस एक ही नेशनल पार्क है, तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जो कि कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों चंबल राष्ट्रीय सेंचुरी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि चंबल जो राष्ट्रीय सेंचुरी है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें क्या रहते हैं? घड़ियाल रहते हैं। क्या रहते हैं? घड़ियाल। तो ये घड़ियालों के लिए बहुत ही फेमस है। कौन सी? चंबल राष्ट्रीय सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों की साझा विरासत है। तो चंबल राष्ट्रीय सेंचुरी घड़ियाल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगली स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा देखते हैं भूगोल में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी हमारी ओमसो चोटी। कौन सी हो जाएगी? ओमसो चोटी। अधिकतर दोस्तों ऐसे प्रश्न भी 1 लाइन एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो या और कोई अदर एसएससी का एग्जाम हो, तो उसमें से प्रश्न आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? वो है ओमसो चोटी, जो कि शिवालिक पहाड़ियों की शाकंभरी देवी रेंज में स्थित है। कौन सी रेंज में? शाकंभरी देवी रेंज में स्थित है। चोटी का नाम है ओमसो चोटी। अगर हम उसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 957 मीटर। कितनी? 957 मीटर, या फीट में अगर हम बात करें तो 3140 फीट। कितनी? 3140 फीट। तो आप याद रख सकते हैं इसकी उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओमसो चोटी, जो कि शिवालिक पहाड़ियों की शाकंभरी देवी रेंज में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 957 मीटर। तो याद रखिए। वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको वीडियो को। चलिए दोस्तों हम एक और आप देखते हैं
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी भी बोल देते हैं। तो जीडीपी से भी हम किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अच्छे से आकलन कर सकते हैं कि राज्य में किस प्रकार का माहौल रहता होगा। तो अगर दोस्तों जीडीपी की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी काफी अच्छी है, जो कि 17 लाख करोड़ रुपए की, कितनी 17 लाख करोड़ की यहाँ की जीडीपी है, जो कि देश में तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? देश में उत्तर प्रदेश की जीडीपी तीसरे स्थान पर है, जो कि 17 लाख करोड़ की है। और अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय रहने वाली है 65,431 रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या रहता होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो है 65,431 रुपए और जीडीपी है 17 लाख करोड़ रुपए की। चलिए दोस्तों देखते हैं हम देश में 3 शीर्ष जीडीपी वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो उसमें हमारा पहला हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु और तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र, मुंबई को हम भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, तो लाजमी को पहले स्थान पर रहेगा। तो जीडीपी की दृष्टि से भारत में टॉप 3 स्टेट में पहला महाराष्ट्र है, दूसरा हमारा तमिलनाडु है और तीसरा है उत्तर प्रदेश। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा उत्तर प्रदेश में हम परिवहन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिवहन किस प्रकार का है। दोस्तों उत्तर प्रदेश रेलवे से अच्छी तरह कनेक्टेड है, सड़कें भी अच्छे हैं, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे कुछ बन गए हैं, कुछ निर्माणाधीन है। तो उत्तर प्रदेश अपने परिवहन के हिसाब से भी काफी महत्व रखता है देश में। इसके अलावा दोस्तों हम अगर हवाई अड्डे की बात करें, तो हवाई अड्डे में पहला हमारा हो जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। दूसरा एयरपोर्ट की बात करें तो हमारा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो आप याद रख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। और तीसरा हमारा हो जाएगा श्री राम लला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? अयोध्या में। श्री राम लला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कुशीनगर और ग्रेटर नोएडा में 2 नवीनतम हवाई अड्डे भी प्रस्तावित है। दोस्तों जो ग्रेटर नोएडा में बनने वाला है, जिसका नाम जेवर एयरपोर्ट रहेगा, जो कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनने वाला है। तो कुशीनगर और ग्रेटर नोएडा में 2 नवीनतम हवाई अड्डे भी प्रस्तावित हो। ग्रेटर नोएडा वाले एयरपोर्ट का नाम क्या रहने वाला है? जेवर एयरपोर्ट। तो आप याद रख सकते हैं ना, जेवर एयरपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा हम मेट्रो देखते हैं, क्योंकि हम पूरा परिवहन देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और आगरा में 3 मेट्रो परियोजनाएं भी संचालित हैं। लखनऊ की शुरू हो गई है, जबकि कानपुर और आगरा में निर्माणाधीन है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 शहर लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो परियोजनाएं संचालित हैं, जो कि कानपुर और आगरा में निर्माणाधीन है, लेकिन जबकि लखनऊ में संचालित की जा रही है। इसके अलावा थोड़ा हम खेल में देखें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही स्टेडियम है क्रिकेट का, जो कि है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। क्या है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम है। थोड़ा दोस्तों अब हम पर्यटन देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल भी हैं, यानी कि जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, जिनको घोषित कौन करता है? तो वो करता है यूनेस्को। तो अब याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल है। दोस्तों जिस राज्य में जितने सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल होते हैं, उतना ही वहां पर विदेशी पर्यटक आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी कोई दूसरे देश का नागरिक भारत देश में घूमने आता है, तो वो पहले विश्व विरासत स्थल की सूची जरूर देखता है कि किस राज्य में मुझे विश्व विरासत स्थल मिल सकते हैं, जो कि विश्व के लिए महत्व के हैं, जिनको यूनेस्को घोषित करता है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 3 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा ताजमहल। क्या हो जाएगा? ताजमहल। दूसरा हमारा है आगरा का किला और तीसरा क्या है? फतेहपुर सीकरी। तो आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें ताजमहल बहुत फेमस है, आप सभी ने देखा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। फिर दूसरा हमारा है आगरा का किला और तीसरा क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। अच्छा बता सकते हैं आप कमेंट में कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला हमारा हो जाएगा दोस्तों पर्यटन के हिसाब से हम देख रहे हैं अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, गोरखपुर, विंध्याचल आदि प्रमुख हिंदू पर्यटन शहर हैं। जो दोस्तों विंध्याचल में आपको पता होगा प्रमुख बहुत ही मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है विंध्याचल में। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर है। तो अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, गोरखपुर और विंध्याचल आदि के हैं प्रमुख हिंदू पर्यटन है, जहाँ शहर है जहाँ पर अनेक हिंदू देवी देवताओं की जुड़ी हुई मूर्तियां स्थापित की गई है, मंदिर बनाए गए हैं और कुछ मंदिर निर्माणाधीन भी। जैसे कि अयोध्या को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली और मथुरा को प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली घोषित किया गया है। आपको पता होगा अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है, जो कि बन रहा है, और मथुरा में भी कृष्ण जन्मस्थली पर विवाद चल रहा है। तो मथुरा को प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली और अयोध्या को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली घोषित किया गया है। तो ये हिंदू पर्यटन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, गोरखपुर और विंध्याचल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब दोस्तों हम देखते हैं ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही ज्योतिर्लिंग है, पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। कभी 12 ज्योतिर्लिंग को भी हम सेपरेट बात करेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के। तो काशी में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम क्या है? बाबा काशी विश्वनाथ। क्या है? बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। अभी हाल ही में जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, उस वजह से काफी चर्चाओं में था। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही ज्योतिर्लिंग है जो कि काशी में है, और उसका नाम क्या है? बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा दोस्तों हम और अगर थोड़ी बात करें तो त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश जो कि प्रयागराज में है, वहां पर आपको पता होगा गंगा और यमुना, साथ ही विलुप्त तरीके से सरस्वती, जो कि ऐसा माना जाता है कि अंडरग्राउंड वहां पर आकर मिलती है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर
प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला, जिसको हम सिंहस्थ पर्व भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों सारनाथ और कुशीनगर में बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन कौन से? सारनाथ और कुशीनगर। दोस्तों सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध थे, वो गौतम बुद्ध थे, उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? सारनाथ में। और कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ था, निर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। दो कौन कौन से? सारनाथ और कुशीनगर। तो आप ये याद रखें, सारनाथ में उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ था। तो और काशी में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ स्थित है, तो याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार। एक नज़र में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार भी देखने वाले हैं राज्य दर्शन के अंतर्गत। आपको घर बैठे ही पूरे राज्य का दर्शन होने वाला है, फिर आपको उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जाइएगा जरूर। तो उत्तर प्रदेश के हम त्योहार देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समय समय पर सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं अयोध्या। तो अयोध्या में बहुत प्रसिद्ध रामनवमी मेला, जिसके अलावा दोस्तों अब दिवाली पर बहुत बढ़िया लाइट डेकोरेशन भी चलता है, लाइट एंड साउंड कार्यक्रम होता है। पूरे सरयू के तट पर दीपक वगैरह लगाए जाते हैं और हर प्रत्येक वर्ष ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो अयोध्या में रामनवमी मेला, इसके अलावा राम विवाह, सावन झूला मेला और कार्तिक पूर्णिमा मेला प्रसिद्ध है। ये कहाँ का बात कर ली हमने? अयोध्या की। तो याद रखें, रामनवमी मेला, राम विवाह, सावन झूला मेला और कार्तिक पूर्णिमा मेला। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष पर एक अर्ध कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। जो 12 वर्ष में कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला। इसके साथ दोस्तों प्रयागराज में प्रत्येक जनवरी, जिसको हम संक्रांति पर्व भी बोलते हैं, पर माघ मेला भी आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? माघ मेला। तो याद रखें आप, माघ मेला कब आयोजित किया जाता है? जनवरी माह में। और कहाँ पर? संगम पर किया जाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग संगम पर आकर नहाते हैं। तो प्रयागराज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए दोस्तों और कुछ हम त्योहार देखते हैं उत्तर प्रदेश के। दीपावली पर चित्रकूट में दीपदान करने की विशेष मान्यता है, तो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा ये दीपावली वगैरह पे किस प्रकार से क्या होता है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में अनेक पर्व और मेले झूले लगते हैं, जिनमें भगवान जो प्रभु कृष्ण है उनके बाल रूप में प्रतिमा को सोने और चांदी की पालकी में झुलाया जाता है। और ये मेले कब तक? एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन तक चलते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको पोस्ट करके। और चलिए थोड़ा और हम देखते हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। जैसे दोस्तों आपने सोनपुर बिहार में देखा होगा कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक उसी प्रकार से आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। इसके अलावा दोस्तों बाराबंकी जिले में देवा मेला मुस्लिम संत वारिस शाह अली के लिए कारण काफी प्रसिद्ध है। कौन सा? बाराबंकी का मेला। कौन सा नाम है उसका? देवा मेला। क्या नाम है? देवा मेला। याद रखें, जो कि मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय रामायण मेला इलाहाबाद जिले में गंगा नदी के तट पर श्रृंगवेरपुर में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह वही स्थान है जहां पर त्रेता युग में निषाद राज ने प्रभु श्री राम को वनवास जाते समय गंगा नदी पार करवाई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। तो यहाँ पर राष्ट्रीय रामायण मेला लगता है, यह लगता है राष्ट्रीय रामायण मेला, तो इसको याद रख सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब दोस्तों हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का विकास। अब दोस्तों आने वाली स्लाइड में हम यहाँ का साहित्य और यहाँ पर संस्कृति, हिंदी साहित्य का विकास वगैरह सब देखने वाले हैं। साथ ही आपको मैं ग्राफिक्स से यहाँ की जनसंख्या डेमोग्राफिक्स भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा हिंदी की जन्मस्थली, यानी कि पूरे भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश उसकी क्या है? जन्मस्थली है। शताब्दियों के दौरान हिंदी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए। साहित्यिक हिंदी ने 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप हिंदुस्तानी धारण नहीं किया था, यानी कि 19वीं जो शताब्दी थी हमारी, जब तक हिंदी जो आज का स्वरूप है जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ आप सुन रहे हैं, उसका विकास नहीं हुआ था। वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 1850 से 1885 तक अग्रणी लेखकों में से थे, जिन्होंने हिंदू के वर्तमान स्वरूप को साहित्यिक माध्यम पर तौर किया। जो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका विकास करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कथक। क्या है? यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कथक है उत्तर प्रदेश का। तो कथक उत्तर प्रदेश का एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य, याद रखें आप, क्योंकि ये नृत्य वगैरह एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो कथक उत्तर प्रदेश का एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। किसके साथ? शास्त्रीय संगीत के साथ शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। कथक नाम कथा शब्द से बना है। इस नृत्य में नर्तक किसी कहानी या संवाद को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है, यानी कि जो भी कहानी है उसको कोई समाज बताना है, उसको वो नृतक करके यानी कि नृत्य करके नाच कर जो हमारी जनता रहती है ऑडियंस उनको बताता है। और कथक नृत्य का प्रारंभ 6वीं से 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हुआ था। प्राचीन समय में यह धार्मिक नृत्य हुआ करता था। किस प्रकार का हुआ था? धार्मिक नृत्य हुआ करता था, जिसमें नर्तक महाकाव्य गाते थे और अभिनय करते थे। महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत वगैरह गाते थे और उनका अभिनय करके दिखाते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी आते आते कथक सौंदर्य परक हो गया तथा नृत्य में सूक्ष्म अभिनय एवं मुद्राओं पर ध्यान दिया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों कथक में सूक्ष्म मुद्राओं के साथ ठुमरी गायन पर तबले और पखावज, जिनको हम घुंघरू बोलते हैं, जो पाँव बांध जाते हैं, पखावज के साथ ताल मिलाते हुए नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? हमारे बिरजू महाराज। आप सभी को पता ही होगा बिरजू महाराज हमारे देश के प्रमुख
कथक कथक कलाकार थे कौन? बिरजू महाराज। फरी नृत्य, जांघिया नृत्य, पवरिया नृत्य, कहरवा, जोगिरा, निर्गुण, कजरी, सोहर, चैता गायन उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्या है? लोक संस्कृतियां, तो आप याद रख सकते हैं। और लोक रंग संस्कृति समिति जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है, वो इन संस्कृतियों को क्या करती है? संवर्धन संरक्षण के लिए कार्यरत है। तो आप एक बार पढ़ लें एक बार। और फरी नृत्य कौन सा? फरी नृत्य, जागिया नृत्य, पवरिया नृत्य, कहरवा, जोगिरा, निर्गुण, कजरी, सोहर, चैता गायन उत्तर प्रदेश की क्या है? लोक संस्कृतियां हैं। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं हस्तशिल्प। तो फिरोजाबाद की चूड़ियां, सहारनपुर का काष्ठ शिल्प, पीलू खोआ के हैंड ब्लॉक प्रिंट की चादरें, वाराणसी की साड़ियां तथा रेशम के जरी का काम, लखनऊ में कपड़ों पर चिकन की कढ़ाई का काम, रामपुर का पेचवर्क, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, औरंगाबाद का टेराकोटा, मेरठ की कैंची यहाँ पर क्या है? बहुत फेमस है। और जौनपुर में बनी साव की इमरती वो भी बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ पे हस्तशिल्प है। तो फिरोजाबाद की चूड़ियां हो गई, सहारनपुर के वुडन क्राफ्ट, वाराणसी की साड़ियां, और लखनऊ में जो चिकन जरीदारी होती है वो बहुत यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प हो गया है। एग्जाम में से पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखें। अगला दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं साहित्य। क्या देखने वाले हैं? साहित्य। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि हिंदी साहित्य के विकास में उत्तर प्रदेश ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि हिंदी भाषा का सर्वाधिक विकास ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के माध्यम से हुआ था। साहित्य और भारतीय रक्षा सेवाएं दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के निवासी गर्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारतीय रक्षा सेवाएं आपको पता होगा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही मेरठ की छावनी से हुआ था। तो दोस्तों साहित्य और भारतीय सेवाएं रक्षा सेवाएं में उत्तर प्रदेश के निवासी गर्व कर सकते हैं। इसके दोस्तों अलावा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की रचना करी है, कबीरदास, सूरदास से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंथ, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राही मासूम, रजा अग्गी जैसे इतने महान कवि और लेखक उत्तर प्रदेश के हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में का पूरा पन्ना ही भर जाए, थोड़ा बड़ा चलाकर लिखा है यहाँ पर। उर्दू साहित्य में भी इनका उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के विकास में भी दोस्तों इनका बहुत महत्वपूर्ण रहा है योगदान उत्तर प्रदेश वालों का। फिराक, जोश, मलिहाबंदी, अकबर इलाहाबादी, वजीर, नसीम, वसीम बरेलवी, नजीर और चकबस्त जैसे अनगिनत शायर उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश में भी शान रहे हैं। और हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है और लुगदी साहित्य भी यहाँ पर खूब पढ़ा जाता है। तो उत्तर प्रदेश थोड़ा साहित्य की दृष्टि से हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर संगीत। तो भोजपुरी संगीत को आप सब जानते होंगे और काफ़ी सुनते भी होंगे, नाचते भी होंगे। तो संगीत की हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो संगीत उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है दोस्तों पारंपरिक संगीत और लोक संगीत। क्या है? पारंपरिक लोक संगीत और लोक संगीत, जो कि विशेषकर जो हमारे पारंपरिक त्योहार होते हैं उन पर गाए जाते हैं। तो ये संगीत और गीत पारंपरिक मौकों जैसे शादी, विवाह, होली और आदि त्योहारों पर समय समय पर गाया जाता है। किसमें? एक तो शादियों में, विवाह, होली वगैरह और त्योहार पर। दूसरा दोस्तों हमारा हो जाएगा शास्त्रीय संगीत, तो जो उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट गायन और वादन में परंपरा रही है, जो कि कथक के साथ उस समय किया जाता था। फिर दोस्तों हिंदी फिल्म संगीत और भोजपुरी पॉप संगीत, इस प्रकार के संगीत उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है दोस्तों। जबकि भोजपुरी तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, भोजपुरी पॉप संगीत। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में थोड़ा हमने संगीत देख लिया। अब दोस्तों हम देख रहे हैं हॉकी के जादूगर कहने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म भी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुआ था। तो ये हमारे देश के क्या कहलाते हैं? हॉकी के जादूगर कौन कहलाते हैं? मेजर ध्यानचंद जी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। तो आप याद रख सकते हैं ये भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या किस धर्म को फॉलो करती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मानने वाला रिलीजन अगर कोई है तो वो है कौन सा? हिंदू धर्म। कौन सा? हिंदू धर्म, जिसको हम लगभग अगर बात करें मोटा माटी तो 80% हिंदू धर्म के अनुयायी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। फिर 20% आपको मिलेंगे इस्लाम धर्म के। कितने? 80% हिंदू और 20% आपको इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग मिलेंगे। सिख धर्म का बहुत कम रेशो है, जो कि आधा परसेंट यानी 0.32% के लगभग। ईसाई धर्म की बात करें तो 0.18%। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो 0.11% और बौद्ध धर्म है 0.10%। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या डेमोग्राफिक से धर्म के अनुसार हिंदू धर्म मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं 80%। और दूसरा प्रमुख धर्म यहाँ का कौन सा है? इस्लाम, जिसकी कितनी है? 20%। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 2011 की जनगणना अनुसार तो उत्तर प्रदेश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी, जो कि 80% है। क्या है? 80% यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भोजपुरी बोली जाती है 10%, उर्दू भी यहाँ ठीक ठाक बोली जाती है 5% और अवधी बोली जाती है 2%। तो आप याद रख सकते हैं कि कौन सी भाषा कितने प्रतिशत है यहाँ पर? हिंदी है 80, भोजपुरी 10, उर्दू 5 और अवधी 2% यहाँ पर बोली जाती है। सबसे बड़ा धर्म मानने वाली जनसंख्या कौन सी है? वो है हिंदू धर्म। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिले एवं संभाग। क्या देखने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के जिले एवं संभाग।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पहले बताया था कि जिलों को संभाग को मंडल और जिलों को जनपद बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगरा संभाग, जिसमें कितने 4 जिले आते हैं। पहला आता है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। तो आगरा संभाग में कितने 4 जिले आते हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा और आगरा। दूसरा हम दोस्तों देखते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, बलिया और महू। अगला हमारा अलीगढ़ संभाग हो जाएगा, जिसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज आते हैं। अगला संभाग है बरेली, जिसमें बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले आते हैं। अगला हमारा संभाग हो जाएगा प्रयागराज, जिसमें प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। दोस्तों एक प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कंफ्यूज ना हो, दोनों प्रतापगढ़ अलग अलग हैं, एक उत्तर प्रदेश का जिला है तो एक राजस्थान का है। दूसरा हमारा अगला संभाग है हमारा बस्ती। कौन सा, बस्ती, जिसमें सिर्फ 3 जिले आते हैं। तो कौन कौन से, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संभाग है चित्रकूट संभाग, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले आते हैं। फिर है हमारा देवी पाटन संभाग, जिसमें बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिला आता है। फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा गोरखपुर, जो कि बाबा गोरक्षनाथ के लिए बहुत फेमस है गोरखपुर जिला। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें आता है देवरिया आता है, फिर आता है गोरखपुर, कुशीनगर और आता है महाराजगंज। अगला हमारा संभाग हो जाएगा झांसी। झांसी की रानी को जैसे आप सभी इसको जानते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी मंडल, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आता है जालौन, फिर आता है झांसी और फिर आता है ललितपुर। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ मंडल है, लखनऊ में आता है हरदई, लखीमपुर खीरी, फिर लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। अगला हमारा संभाग हो जाएगा मेरठ संभाग। दोस्तों मेरठ को देश की खेल राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मेरठ में सर्वाधिक खेल से संबंधित उपकरण बनते हैं। तो मेरठ को तो क्या बोला जाता है, देश की खेल राजधानी। तो मेरठ के कौन कौन से जिले हैं, तो मेरठ में हमारा हो जाएगा बागपुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ। फिर हमारा सहारनपुर संभाग हो जाएगा, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर तीनों जिले शामिल किए गए हैं। अगला दोस्तों हमारा मिर्जापुर संभाग है, जिसमें मिर्जापुर जिला, संत रविदास नगर जिला और सोनभद्र को शामिल किया गया है। अगला हमारा वाराणसी संभाग है, जिसमें चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी को शामिल किया गया है। अगला हमारा संभाग है अयोध्या, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर। क्या दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन किस जिले में आता है, मध्य प्रदेश में है? आपको हिंट देता हूँ, कमेंट करके बताएं। फिर हमारा कानपुर, तो कानपुर में दोस्तों औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर आदि जिले आते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के टोटल 75 जिले और 18 संभाग हमने देख लिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, जिनको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने जियोग्राफिकल टैग हैं आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा हो जाएगा गोरखपुर टेराकोटा। क्या हो जाएगा, गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा हमारा है लखनऊ चिकन क्राफ्ट। क्या है, लखनऊ चिकन क्राफ्ट। फिर लखनऊ जरदोजी। इसके अलावा वुडन क्राफ्ट सहारनपुर, जिसमें लकड़ियों के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, तो वुडन क्राफ्ट सहारनपुर। इसके अलावा है बनारस गुलाबी मीनाकारी। क्या है, बनारस गुलाबी मीनाकारी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर दोस्तों ये चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिला हुआ है। गाजीपुर वॉल पेंटिंग्स, इसके अलावा हाथों से बनी कारपेट जो कि भदोही जिले की है, तो इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर है मिर्जापुर हैंडमेड दरी। क्या है, मिर्जापुर हैंडमेड दरी, जो कालीन भैया जिनका व्यापार करते थे तो वही मिर्जापुर हैंडमेड दरी है। तो मिर्जापुर हैंडमेड दरी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा वाराणसी वुडन क्राफ्ट। क्या है, वाराणसी वुडन क्राफ्ट। चलिए हम कुछ और जीआई टैग देखते हैं दोस्तों। फिर है दशहरी आम। दशहरी आम को भी उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला हुआ है। फिर है मेरठ की कैंची, बनारस का मेटल क्राफ्ट, बनारस की साड़ी। इसके अलावा इलाहाबाद का सुर्ख जामफल और वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, यानी जो ऐसा पत्थर जिसको हम आसानी से थोड़ा खुरद सकते हैं, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो टोटल 16 चीज़ों को उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला हुआ है। तो दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन यही समाप्त होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर और कोई भी ऐसी पॉइंट छूट गया हो जो हमने नहीं बता पाए हैं, तो उनको आप हम कमेंट कर दें, क्योंकि जब हम अगले राज्य के बारे में वीडियो बनाएंगे तो उस पॉइंट को भी हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा वीडियो पूरा यहीं तक था। वीडियो आशा करता हूँ आपने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया होगा और पूरा देखा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं आगे काम करने के लिए। तो आप वीडियो को शेयर सर्वाधिक करें और मैं आपसे थोड़ा टारगेट देता हूँ, आप वीडियो को 200 लाइक करें और 1000 व्यूज़ तक जरूर ले जाएं। तो थैंक यू। हमारा वीडियो नहीं देखता, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।